ली चैटलियन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम में है, दैट इज उसका टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन सब कांस्टेंट है, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम उस इक्विलिब्रियम को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, इधर बाय चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन, इधर बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर और बाय चेंजिंग इट्स प्रेशर, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन जो आपका सिस्टम है वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि वो दोबारा से क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को लाएगा। दैट इज जो आपने चेंज की उस चेंज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ये जो आपके पास प्रिंसिपल है ये किसने दिया था, ये प्रिंसिपल दिया था ली चैटलियर ने और ब्राउन ने। ली चैटलियर एंड ब्राउन, BRAUN, in 1884, in 1884, ठीक है। अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें ली चैटलियर प्रिंसिपल की, वो क्या है, इफ अ सिस्टम under equilibrium, if a system under equilibrium is subjected to change in temperature, pressure or concentration, if a system under equilibrium is subjected to change in temperature, pressure or concentration, comma, then the equilibrium shift itself in such a way in order to neutralize the effect of in order to neutralize the effect of change, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम में एक सिस्टम है और अगर हम उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसका या तो टेम्परेचर चेंज करके, प्रेशर चेंज करके या कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके, तो क्या होता है, जो सिस्टम होता है वो अपने आप को क्या करता है, वो अपने आप को जो है इस तरह से एडजस्ट करता है कि वो दोबारा से क्या करता है, इक्विलिब्रियम को अटेन करता है। दैट इज जो आपने चेंज की, टेम्परेचर चेंज किया, कॉन्सेंट्रेशन चेंज की या जो भी है प्रेशर चेंज किया, उस चेंज को ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो ये लॉ कहता है आपका ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। सपोज करते हैं, सबसे पहले हम लिखिए इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कि अगर हम इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन को जो है वो चेंज करें तो इक्विलिब्रियम कैसे जो है वो शिफ्ट होगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मान के चलते हैं कि मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है, कौन सी, A + B gives C + D, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये जो रिएक्शन है मेरे पास इक्विलिब्रियम पे है। दैट इज अगर ये इक्विलिब्रियम पे है, दैट इज इसका टेम्परेचर, इसका प्रेशर और इसका कॉन्सेंट्रेशन सब क्या है आपके पास, कांस्टेंट। अब मैंने क्या किया, मैंने बाहर से जो है वो क्या किया, देखिए कॉन्सेंट्रेशन वगैरह सब कांस्टेंट है, इसका मतलब कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि ये 5 हो, ये 10 हो, ये 5 हो, ये 10 है, ये 10 हो, ये 5 हो, कुछ भी है, ठीक है। लेकिन जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ये मतलब होता है इक्विलिब्रियम का, ठीक है। अब क्या किया हमने जो है वो A जो है वो एक्स्ट्रा A इज एडेड। अब हमने क्या किया, ये रिएक्शन जो है वो क्या थी, ये इक्विलिब्रियम में थी, हमने इस इक्विलिब्रियम को क्या किया, डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब कैसे किया, हमने इसी इक्विलिब्रियम में क्या डाल दिया, एक एक्स्ट्रा A जो है वो ऐड कर दिया, 5 ग्राम डाल दिए, 10 ग्राम डाल दिए। अब वो एक्स्ट्रा A जो है वो क्या करेगा, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, चेंज हो गई। पहले रिएक्टेड A की कॉन्सेंट्रेशन कुछ और थी जो कि कांस्टेंट थी, कहाँ पे इक्विलिब्रियम पे, वो 5 हो सकती थी, ठीक है। अब मैंने जो है वो क्या कर दिया, 5 जो है वो और ऐड कर दी, अब तो 10 हो गई। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई, इसका मतलब इक्विलिब्रियम भी गड़बड़ में आ गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम होता ही है जब आपके पास सारी चीजें क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब मैं एक चीज को जो है वो खुद से ऐड कर रही हूँ, खुद से डिस्टर्ब करवा रही हूँ, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, बिकॉज अब कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब जो ये सिस्टम है, अब ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये खुद को इस तरह से एडजस्ट करेगी कि दोबारा से क्या लाएगी, इक्विलिब्रियम लाएगी। मतलब ये जो आपने चेंज किया, ये जो आपने एक्स्ट्रा ए ऐड किया, इसको न्यूट्रलाइज होना पड़ेगा,
इस स्टेज को न्यूट्रलाइज होना पड़ेगा, इसको यूज होना पड़ेगा, तभी जाके आपके पास क्या आ जाएगा, दोबारा से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा ए है ये क्या करेगा, ये इसको अगर यूज होना होगा तो क्या होगा, बी के साथ जो है वो कंबाइन करेगा और फिर से आपके पास जो है वो सी और डी जो है वो आ जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, एक्स्ट्रा ए जो है सपोज करो 5 ग्राम है, सबसे पहले तो 1 ग्राम जो है वो क्या हो गया, रिएक्ट हो गया इसके साथ, तो बन गया आपके पास सी और डी, फिर 2 ग्राम हो गए, फिर 3 ग्राम, फिर 4 ग्राम, और क्या हो जाएगा 5 ग्राम जो है वो क्या हो जाएंगे, वो यूज हो जाएंगे। अब इस केस में क्या है आपके पास, इस केस में ये है कि इनिशियली जब मैंने इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट्स डाला तो मेरे पास कौन सी रिएक्शन जो है वो ज्यादा बढ़ रही है, मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ रही है। ठीक है, इक्विलिब्रियम अपने आप को शिफ्ट कर रहा है किस वाली साइड, फॉरवर्ड, न्यूट्रलाइज करना है ना, इसका मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीज है उसको यूज होना पड़ेगा। जब ये यूज होगा तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, इस पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तब तक बढ़ता रहेगा जब तक आपके पास जो एक्स्ट्रा ए था वो पूरा का पूरा खर्च नहीं हो जाता। अब जब खर्च हो गया है, अब और ज्यादा बचा नहीं है, अब क्या हो जाएगा आपके पास सी और डी वापस से ए में, ए और बी में कंबाइन हो जाएगा, सॉरी कन्वर्ट हो जाएगा। एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब रेटा फॉरवर्ड हो जाएगा रेटा बैकवर्ड के बराबर, इसका मतलब और आपके पास क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, व्हेन एक्स्ट्रा ए इज एडेड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट itself towards forward direction या फिर towards राइट वाली साइड अपने आप को शिफ्ट करता है। तब तक शिफ्ट करता रहेगा जब तक आपके पास एक्स्ट्रा ए कंबाइन जो है वो नहीं हो जाता, यूज नहीं हो जाता। जब एक बार यूज हो गया फिर से आपके पास कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, याद रखना कि इस केस में अब पहली वाली कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगी, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी रहेगी वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा सी जो है वो ऐड करूं, अगर मैंने प्रोडक्ट जो है उसको क्या कर दिया, उसको मैंने ऐड किया, अगर मैंने ये ऐड किया तो उसको यूज होना पड़ेगा, यूज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी के से कंबाइन करेगा तो ए और बी को बनेगा, इसका मतलब यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो बढ़ेगी, मतलब इक्विलिब्रियम लाने के लिए पहले जो है इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा किस वाली साइड, बैकवर्ड वाली साइड। तब तक बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी जब तक मेरे पास सी और डी जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो कंबाइन नहीं हो जाते। एक बार कंबाइन हो गया कंसंट्रेशन फिर से कांस्टेंट, फिर से आपके पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट इटसेल्फ टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन या फिर टुवर्ड्स लेफ्ट, पीछे वाली साइड। तो जब भी आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती है एट इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को शिफ्ट करता है टुवर्ड्स राइट, और जब आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है इक्विलिब्रियम शिफ्ट इटसेल्फ टुवर्ड लेफ्ट। ठीक है, तब तक होगा ये जब तक आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो जो भी चीज आपने ऐड नहीं की है वो यूज नहीं हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब क्या है आपके पास, सपोज करो मैं एक रिएक्शन लिखती हूँ, रिएक्शन क्या है N2 + 3 times H2 it gives twice of NH3। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो डेल्टा H है वो कितना है 92.5, डेल्टा H इज इक्वल टू -92.5 किलो जूल पर मोल। और आगे वाली रिएक्शन इस केस पे एक्सो होती है, पीछे वाली रिएक्शन इस केस में जो है वो एंडो होती है। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एक्सो होती है, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होती है इस केस में एंडो होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको बोला कि सपोज करो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज किया, मैंने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो बताओ इक्विलिब्रियम जो है वो किस साइड शिफ्ट होगा। ठीक है, इस केस में क्या है, ऑलरेडी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, एक चीज याद रखना, कोई भी चीज खर्च वहीं पे होगी जहां पे उसकी नीड होगी, जहां पे उसकी नीड नहीं है वहां पे वो खर्च नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलरेडी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऑलरेडी इस पे टेम्परेचर रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन को जो है वो जरूरत नहीं है टेम्परेचर की। यहाँ पे टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ाया, उस टेम्परेचर को यूज होना पड़ेगा, तो यूज कहाँ पे होगा, जहाँ पे उसकी नीड होगी। फॉरवर्ड में नीड नहीं है, किसमें नीड है, बैकवर्ड में नीड है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है वो यूज हो जाएगा, किसमें, एमोनिया जो है वो उसको यूज करेगा और क्या बनाएगा, आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो बनाएगा। तब तक बनाता रहेगा जब तक आपके पास एक्स्ट्रा टेम्परेचर यूज नहीं हो
हो जाता, अब जो टेम्परेचर आ जाएगा वो क्या रहेगा, कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज आपके पास इक्विलिब्रियम फिर से आ गया। लेकिन इक्विलिब्रियम कैसे आया, जब इक्विलिब्रियम ने अपने आप को शिफ्ट किया टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम shift itself towards backward direction या फिर towards left। और अगर हम ये कहें कि मैंने क्या किया, टेम्परेचर को डिक्रीज किया, तो बताओ मेरे पास इक्विलिब्रियम कहाँ वाली साइड शिफ्ट होगा, इस पे ऑलरेडी जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे टेम्परेचर रिलीज हो रहा है, इसका मतलब समवट यहाँ पे वो जो लो टेम्परेचर हो जाए वो न्यूट्रलाइज हो सकता है, इस पे न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है आपके पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो जिस वाली साइड अगर आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो एक्सो है, टेम्परेचर को अगर बढ़ा रहे हो तो उस केस में जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, और अगर आपके पास टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, तो उस केस में अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सो है तो हमारे पास इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट है आपके पास इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। प्रेशर जो है उसका हार्डली इफेक्ट होता है सॉलिड वाली रिएक्शंस में, जिससे सॉलिड आपके पास जो है वो रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होती है, और लिक्विड वाले में, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है किसमें, जब आपके पास रिएक्शंस क्या होती हैं जिसमें गैसेस होती है। ठीक है, अब क्या हम करते हैं, जब हम प्रेशर को जो है वो इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। अगर आपके पास वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होगा आपके पास, अगर वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो इंक्रीज होगा। मेरे पास पहले इतना था वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम जो है वो घट गया, पहले जो है वो वॉल्यूम क्या था, इतना था, बहुत ज्यादा था, प्रेशर कम था, तो यूनिट वॉल्यूम में देख रहे हो एक ही गैस का मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे अब यूनिट वॉल्यूम में जो है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स जो है आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स कम है, यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स जो है वो ज्यादा है। कैसे हो गया, जब आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करने से गैस कंप्रेस हो जाएगी, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लेकिन कन्वर्सली उसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट के ऊपर जो है आपका जो है वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है वो क्या है, वो इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब वो कैसे करेगा, इस केस में क्या है, अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग कंडीशंस कैसे, कि मान के चलते हैं कि आपके पास, अगर आपके पास क्या होता है, जो आपके रिएक्टेंट वाली साइड और जो आपका प्रोडक्ट वाली साइड है, वहां पर क्या होगा आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, वो अगर आपके पास डिफरेंट होंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इस पे तीन आपके पास जो है वो कंडीशन आएगी। पहली कंडीशन आएगी, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज मोर, नंबर वन, इफ द नंबर ऑफ moles of product is more than reactant moles, then reactant moles, तो उस केस में क्या होगा, सपोज करते हैं मेरे पास क्या है, N2O4, ठीक है, N2O4 जो है एक गैस है, और ये जब टूटती है तो क्या बनाती है, ये 2 टाइम्स बनाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि अगेन क्या है आपके पास एक गैस है। यहाँ पे देख रहे हो पीछे क्या है, 1 है, इसका मतलब 1 मोल, इसके पीछे 2 है, इसका मतलब 2 मोल, 1 मोल से जो है वो क्या हो रहा है आपके पास 2 मोल जो है वो बन रहे हैं। अब देखिए, जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहा है, जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब अगर इस रिएक्शन को मैं क्या करूं, मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं, तो बताओ इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे जो है वो अपने आप को शिफ्ट करेगा, और कैसे दोबारा से सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम लाएगा। इस एक्स्ट्रा प्रेशर को यूज होना पड़ेगा, यूज वहां पे होगा, उस वाले स्टेप पे होगा जहां पे इसकी नीड होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलरेडी जो है वो उसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे इंक्रीज होता है, जब प्रेशर क्या होता है आपके पास ज्यादा होता है, जब प्रेशर ज्यादा होता है तभी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं। तो
फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपका प्रेशर जो अभी इंक्रीज किया वो वहां पे यूज होगा जहां पे उसकी नीड होगी, जहां पे वो न्यूट्रलाइज हो सकता है। वो कहां पे यूटिलाइज हो सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इटसेल्फ टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन को आप लेफ्ट भी लिख सकते हो। और अगर इसी रिएक्शन को मैं क्या करूं, प्रेशर को जो है वो डिक्रीज करूं, तो उस केस में जो है वो कहां की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इटसेल्फ टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इटसेल्फ टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। सेकंड है आपके पास, अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो क्या होंगे, वो कम होंगे। सेकंड क्या है, इफ द number of moles of product is less than reactant moles। अगर आपके पास प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, अब कम होंगे। सपोज आपके पास क्या है, PCl3 plus Cl2, it gives PCl5। ठीक है, ये आपके पास एक मोल है, पीछे कुछ भी नहीं है, दैट इज 1। इसके पीछे कुछ नहीं है, दैट इज 1। इसके पीछे आपके पास कुछ भी नहीं है, दैट इज 1 मोल। रिएक्टेंट वाली साइड टुगेदर कितने हैं आपके पास, 2 मोल्स, और प्रोडक्ट वाली साइड कितना है आपके पास, 1 मोल। ठीक है, इसका मतलब जो आपके पास रिएक्टेंट वाली साइड है वहां पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या है, वो ज्यादा है, और आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाली साइड में नंबर ऑफ मोल्स क्या है आपके पास, वो कम है। अब अगर इस रिएक्शन में मैंने प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज किया। अब प्रेशर इंक्रीज अगर होगा तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, बढ़ कहाँ सकते हैं, बढ़ इस वाली रिएक्शन में बढ़ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आपका जो प्रेशर है वो न्यूट्रलाइज किस वाली डायरेक्शन में हो सकता है, फॉरवर्ड वाली डायरेक्शन में हो सकता है। तो हम लिखेंगे जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट इटसेल्फ टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर हम यहाँ पे क्या करें, प्रेशर को जो है वो डिक्रीज करें, तो आप देख रहे हो कि पीछे वाली डायरेक्शन में आपके पास प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो जब डिक्रीज करोगे तो वहां पे वो यूज हो सकता है, न्यूट्रलाइज हो सकता है। तो हम लिखेंगे दैट इक्विलिब्रियम शिफ्ट इटसेल्फ टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज बैकवर्ड वाली साइड। और लास्ट है आपके पास क्या, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू रिएक्टेंट मोल्स। अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट के मोल्स और रिएक्टेंट के मोल्स क्या होंगे, अगर एक जैसे होंगे तो उस केस पे क्या होगा। सपोज करो आपके पास है H2 plus I2 gives twice of HI। हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, जो कि एक गैस है। ठीक है, अब 1 मोल एंड 1 मोल, इधर आपके पास 1 मोल है, यहाँ पे भी आपके पास 1 मोल है, इस केस में आपके पास जो है वो 2 मोल्स है। 1 और 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा टुगेदर करके, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, 2 मोल्स है। दैट मींस आपके पास रिएक्टेंट का मोल और प्रोडक्ट का मोल क्या है, वो सेम है। मतलब आगे वाली रिएक्शन हो उस केस में भी आपके पास प्रेशर मतलब बिल्कुल सेम है, और पीछे वाले में भी जो है वो क्या है, वो सेम है। अब अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करूंगी, बताओ इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा। इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम के ऊपर जो है प्रेशर हैज नो इफेक्ट, प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन, यहाँ पे इक्विलिब्रियम के ऊपर जो है वो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बिकॉज देखो दोनों साइड में जो है ऐसा होना चाहिए, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, बट आपको अलग अलग होना चाहिए। तभी तो आपके पास वो चेंज जो आप कर रहे हो बाहर से प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके वो न्यूट्रलाइज हो सकती है। ठीक है, तो इस केस में दोनों ही साइड में सेम प्रेशर है, तो वहां पे कैसे न्यूट्रलाइज हो सकता है। कौन सी वाली जो है आपके पास रिएक्शन जो है वो हम बोल सकते हैं, कौन सा वाला जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया या फॉरवर्ड। इस केस में कहीं पे भी शिफ्ट नहीं हो सकता है, बिकॉज इस केस में क्या है आपके पास जो आपका रिएक्टेंट है और जो आपके पास प्रोडक्ट है, दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है, वो सेम है। तो हम ये बोलेंगे कि इस केस में क्या है, जो आपके पास इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, सॉरी प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है, अब इसकी एक एप्लीकेशन है ऑन हैबर्स प्रोसेस।
एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ऑन हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस का मतलब होता है, हैबर्स प्रोसेस एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम। इंडस्ट्रियली जब हम एमोनिया को बनाते हैं तो हैबर्स प्रोसेस से ही बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं आपने आगे जो है वो 12th क्लास में पढ़ना है, बी ब्लॉक में, वहां पे देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स एमोनिया, ट्वाइस ऑफ NH3। यहाँ पे डेल्टा H कितना है, 92.5 किलो जूल पर मोल। और आपको पूछा कि अगर हमने एमोनिया की यील्ड को जो है वो बढ़ाना है तो बताओ इस केस में जो है हम कॉन्सेंट्रेशन क्या रखें, हम प्रेशर क्या रखें, हम आपका टेम्परेचर क्या रखें। तो उस केस में जो है ये सब करके जो है बताओ किस वाली कंडीशन पे आपका जो एमोनिया की फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुल होगी, या फिर जो आपकी एमोनिया की यील्ड है वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा आपके पास, सबसे पहले हम देखेंगे फेवरेबल कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन। फेवरेबल कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन, हमने क्या करना है, हमने एमोनिया की यील्ड को बढ़ाना है, एमोनिया की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, तभी तो हम जो है ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। मैं हैबर्स प्रोसेस जो है वो इसमें क्या कर रही हूँ, एप्लीकेशन दिखा रही हूँ कि ली चैटलियर प्रिंसिपल कैसे हैबर्स प्रोसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है इंडस्ट्रियली, और कैसे हम एमोनिया की यील्ड को बढ़ा सकते हैं। देखो अगर हमने एमोनिया की यील्ड को बढ़ाना है, अगर ये चीज इक्विलिब्रियम में है अभी रिएक्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन को जो है वो फेवर करना पड़ेगा। फॉरवर्ड रिएक्शन कब फेवर होती है, जब मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है बढ़ती है, तभी मेरे पास इक्विलिब्रियम ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट हो जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तब तक शिफ्ट होता रहता है जब तक आपकी जो है जो आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो जो है वो पूरी की पूरी जो है वो हम बोल सकते हैं कंज्यूम नहीं हो गई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम करेंगे, हम ये बोल सकते हैं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है उसको क्या करो, वो इंक्रीज करो। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन दोनों को क्या करो, वो इन दोनों को इंक्रीज करो, तभी आपके पास एमोनिया की यील्ड जो होगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। क्योंकि इस केस में जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ज्यादा अमाउंट ऑफ अमोनिया जो है वो बनेगा। ठीक है, सेकंड है आपके पास फेवरेबल कंडीशन ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर को अगर आपने जो है वो देखना है, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स देखना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 3 है, 1 + 3 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स 4 है, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स 2 है। मतलब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स क्या है वो कम है। तो आप बताओ कि हाई प्रेशर जो है वो एमोनिया की यील्ड को बढ़ाएगा या फिर लो प्रेशर बढ़ाएगा। देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन में ऑलरेडी लो प्रेशर है, बैकवर्ड रिएक्शन में हाई प्रेशर, तो अगर हम हाई प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इस केस में ज्यादा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके आपके पास क्या बना सकते हैं, एमोनिया बना सकते हैं। बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन में लो प्रेशर आ रहा है, तो हाई प्रेशर जो है वो इस वाले जो है वो आपके स्टेप में जो है क्या हो सकता है, यूज हो सकता है, कंज्यूम हो सकता है। इसका मतलब हाई प्रेशर इज नीडेड, हाई प्रेशर इज नीडेड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ एमोनिया। एमोनिया की यील्ड को बढ़ाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक्सेस प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। नंबर 3 है आपके पास फेवरेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर। देख रहे हो यहाँ पे डेल्टा H जो है वो क्या है, -92.5, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, बैकवर्ड इसकी एंडो होती है। मतलब अगर मैं क्या करूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज करूँ, फॉरवर्ड ऑलरेडी जो है वो क्या कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है। इसका ये मतलब है कि वो जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है, एक्सेस टेम्परेचर है, वो जो है वहाँ पे यूज नहीं हो सकता। एक्स्ट्रा टेम्परेचर इस वाली रिएक्शन को फेवर करेगा, लेकिन मुझे कौन सी रिएक्शन को फेवर करना है आगे वाली में, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, दैट इज लो टेम्परेचर इज needed, but optimum temperature is required for this reaction, जो कितना है 750 केल्विन, अप्रोक्सीमेटली 750 केल्विन टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तभी जाके नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एमोनिया बनाते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है वो क्या होता है और इसकी एप्लीकेशन जो है वो क्या क्या होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका एक्चुअली क्या है, ये जो आपका इक्विलिब्रियम यूनिट है ये दो में जो है
पास डिवाइडेड है, इक्विलिब्रियम फर्स्ट है, इक्विलिब्रियम सेकंड है। इक्विलिब्रियम फर्स्ट में आपके पास यही तक था, लीचेटियर प्रिंसिपल था, ला केमिकल इक्विलिब्रियम है, ला मास सेक्शन है, इसके अलावा फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, ये सब आपका इक्विलिब्रियम फर्स्ट चल रहा था, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम सेकंड, और इक्विलिब्रियम सेकंड में क्या है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में है, एसिड्स और बेसिस के बारे में है, कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पीएच, ये सब आप जो है वो आपके इक्विलिब्रियम सेकंड में जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो क्या हम देखेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स के जो है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज वाटर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं, आर द सबस्टेंसेस which can conduct electricity either in molten state or in aqueous solution। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो करंट को जो है या इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो क्या करता है, वो कंडक्ट करता है, लेकिन कब करता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं, या तो अपने ही जो है वो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, या फिर एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे आपके पास नमक है, नमक को अगर सॉलिड फॉर्म में रखोगे वो क्या होता है, वो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को, उसी नमक को पानी में डालोगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, वो इलेक्ट्रोलाइट बनेगा, अब आपका नमक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसी NaCl में कोई पानी मत डालो, बट उसी NaCl को मेल्ट करो, फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाओ, वहां पे भी देखोगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करेगा। तो ऐसी चीजें जो सॉलिड फॉर्म में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं, लेकिन जो आपके पास मॉल्टन होता है, मॉल्टन स्टेट जो होती है उस सबस्टेंस की, या उसकी जो एक्वस फॉर्म होती है उस सबस्टेंस की, उसमें क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ऐसे सबस्टेंसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ये क्या करते हैं, पानी में भी जो है वो आयंस बनाते हैं, या फिर आपका जो इनका मॉल्टन स्टेट होता है वहां पे भी क्या बनाते हैं, ये आयंस बनाते हैं, ठीक है। इनका जो आयन है ये कितने आयंस बनाते हैं वो हम बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टर्म, वो हम बोलते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अल्फा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट undergoes ionization divided by total number of moles of electrolyte. Number of moles of electrolyte undergoes ionization divided by total number of moles of electrolyte taken. मैंने NaCl के 100 मोल्स लिए, अगर 100 के 100 मोल जो है वो आयनाइज हो रहे हैं, उनसे इन सब से जो है वो आयन बन रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोज आयनाइजेशन। 100 मोल लिए, मैंने बोला 100 के पूरे मोल 100 लिए, 100 के 100 जो है वो क्या हो रहे हैं, आयनाइज हो रहे हैं, 100 upon 100 दैट इज इक्वल टू 1। तो अल्फा क्या होगा इस केस में, 1 होगा। किसके लिए 1 होगा, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है व्हिच अंडरगोस कंप्लीट आयनाइजेशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। और अगर मेरे पास अल्फा लेस देन 1 होगा तो ये क्या होगा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, ऐसा टाइप का इलेक्ट्रोलाइट जो पूरा का पूरा आयनाइज नहीं होता है, 100% जिसकी डिसोसिएशन नहीं होती है, 100 से हमेशा कम होती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस वाले इलेक्ट्रोलाइट को हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जिसमें अल्फा लेस देन 1 होगा वो क्या होगा, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए बेटा,
जितना मैंने NaCl लिया पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, दैट मींस ये बचा ही नहीं, मतलब मेरे पास बना Na पॉजिटिव एक्वस, मेरे पास बचा Cl नेगेटिव एक्वस। जहां पे सिंगल एरो होता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ये क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं आता है, हम सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं उस रिएक्शन को, बिकॉज उस केस में रिएक्टेंट बचता ही नहीं है, जितना आप लेते हो उतना पूरा का पूरा क्या हो जाता है डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन वहीं आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज करो आपके पास NH4OH है, क्या है हमारे पास NH4 जो है OH है, उसको अगर हम क्या करते हैं वाटर में जो है वो डालते हैं, इसके आयंस बनते हैं, ये भी टूट जाता है, क्या बनाता है NH4 पॉजिटिव एक्वस बनाता है और क्या बनाता है OH नेगेटिव आयन बनाता है। ये क्या है आपके पास दिस इज योर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे पता चला कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है डबल हेडेड एरो, अगर आपने 100 मोल लिए हो सकता है 2 या 3 मोल ही डिसोसिएट हो जाए, बाकी की यहाँ पे 98 99 जो है वो क्या रहेगा वो वैसा तो वैसा ही रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट भी होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट भी होगा। मान के चलते हैं कि मेरे पास 100 है, 100 में से क्या हो गया 1 मोल डिसोसिएट हो गया, तो 1 मोल जो है वो डिसोसिएट हो गया, ये बना रहा है, बाकी के यहाँ पे 99 बच गए, और ये 99 और इनके जो एक एक मोल होगा उनके बीच में क्या होगा इक्विलिब्रियम होगा, इसी इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसा इक्विलिब्रियम जो वीक इलेक्ट्रोलाइट और उसके आयंस के बीच में जो है वो बनता है, जब हम उसको जो है वो किसी भी सॉल्वेंट में जो है वो क्या करते हैं डिसॉल्व करते हैं, उस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जाहिर सी बात है ये आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ पे मेंटेन हो सकता है खाली वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही आपका जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो आ सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो है आपका सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, उस केस में जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है ही नहीं, तो इक्विलिब्रियम जो है इस केस में नहीं आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम कहते हैं ऑस्टवाल्ड्स डायल्यूशन लॉ। नेक्स्ट क्या है आपके पास ऑस्टवाल्ड्स डायल्यूशन लॉ। ये लॉ जो है वो ऑस्टवाल्ड ने दिया था, और ये क्या है ये खाली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होता है, इस चीज को जो है वो दिमाग में बिठा लेना। ऑस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ खाली किसके लिए होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, ठीक है। मान के चलते हैं मेरे पास क्या है केमिकल रिएक्शन है AB, इट गिव्स A पॉजिटिव आयन प्लस B नेगेटिव आयन। जाहिर सी बात है मैंने डबल हेडेड एरो लिखा है, तो ये जो मेरे पास AB इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है दिस इज माय वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ पे जो मैंने एरो दिखाया वो क्या दिखाया वो डबल हेडेड एरो दिखाया, मैंने सिंगल हेडेड एरो जो है वो नहीं दिखाया, ठीक है। और इस केस में मेरे पास क्या बन रहा है, मेरे पास जब ये इसको मैं पानी में डिसॉल्व कर रही हूँ, इसको एक्वस लिखेंगे, जब इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनते हैं इसके आयंस बना, A पॉजिटिव आयन बना और B नेगेटिव जो है वो आयन बना आपके पास, ठीक है। अब ये जो है अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूं, सपोज करो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मान के चलती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो 1 मोल है, तो इस केस में ये बने ही नहीं होंगे, इसका 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा। जब रिएक्शन अभी स्टार्टिंग है, जो ही मैंने डाला अभी मेरे पास आयन बने ही नहीं है, तो 1 का 1 मोल इसका है, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसकी क्या रहेगी, वो रहेगी 1। अब देखते हैं हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। मान के चलते हैं कि इसका जो है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वो अल्फा है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है अल्फा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब है कि वो कितना डिसोसिएट हुआ, ठीक है। मान के चलते हैं कि इसमें क्या हो गया 1 माइनस अल्फा जो है अमाउंट वो क्या हो गया वो डिसोसिएट हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया, मैं ये बोलूं कि अल्फा अमाउंट इसका जो है वो क्या हो गया डिसोसिएट हो गया। अब कितना बचेगा, जो इसका इनिशियल था माइनस जो इतना ही डिसोसिएट हो गया उतना ही ये बचेगा। ये कितने बनेंगे, ये भी अल्फा बनेगा, ये भी अल्फा, अभी जितना ये जो है डिसोसिएट होगा उतना ही ये बनेगा। अगर इसमें जो है आपके पास यहाँ से जो है वो अल्फा नंबर ऑफ मोल जो है वो क्या हो गए डिसोसिएट हो गए, तो ये अल्फा नंबर ऑफ मोल बनेगा, ये भी अल्फा नंबर ऑफ मोल बनेगा। ये कितना बचेगा, जो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी माइनस जितना वो डिसोसिएट हो गया दैट इज अल्फा, इतना ही बचेगा, ठीक है। हम जानते हैं वी नो दैट N over V is equal to concentration, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है।
नंबर ऑफ मोल्स क्या लिए हैं मैंने 1 दिए, इसका मतलब 1/v जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो c के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करें, इन सब को जो है क्या लिखिए 1/v, ये क्या रिप्रेजेंट करिए, ये कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करिए, तो इन सब को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1/v से, या फिर कन्वर्सली हम c से a को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे c, therefore c into 1 minus अल्फा वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे मैं इसको जो है वो हटा देती हूँ, ये खाली मैंने जो है आपको समझाने के लिए बोला था। c into 1 minus अल्फा इज इक्वल टू c अल्फा, और यहाँ पे भी c अल्फा बनेगा। कुछ जो है आपकी बुक्स पे सीधा ही लिखा है c मोल 0 and 0 c into 1 minus अल्फा, वो बेसिकली ऐसे आता है, खाली यहाँ पे क्या करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के हिसाब से जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा के, वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपकी कॉन्सेंट्रेशन इनकी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन इसकी, दैट इज के होगा आपके पास ए की कॉन्सेंट्रेशन, ए पॉजिटिव एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन, बी नेगेटिव एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए बी की कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन कहां पे एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या है इनकी वैल्यूज, यहाँ पे है आपके पास c into 1 minus अल्फा, सॉरी इसकी है आपके पास c अल्फा, इसकी है आपके पास c अल्फा, डिवाइडेड बाय आएगा आपके पास c into 1 minus अल्फा के बराबर। ठीक है, a की कॉन्सेंट्रेशन ये, b की कॉन्सेंट्रेशन ये, और ab की कॉन्सेंट्रेशन ये। हम लिख सकते हैं यहाँ पे c स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय c into 1 minus अल्फा। c और c को जो है हम क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास c अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास जो k होगा वो होगा c अल्फा स्क्वायर जो है डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब ये जो अल्फा होता है दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, वो बहुत ज्यादा कम होता है। मैंने पहले ही बोला अगर 100 मोल्स होगा तो 100 में से जो है वो खाली 1 मोल डिसोसिएट होगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 वो बहुत ज्यादा 1 से बहुत ज्यादा क्या आता है छोटा आता है। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो इसको हम जो है निग्लेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सो वी कैन neglect it from the denominator, तो अल्फा को हमने अगर निकाल दिया यहाँ से तो 1 बचेगा, दैट इज आपके पास दिया तो k इज इक्वल टू बचेगा आपके पास c अल्फा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, या फिर आपके पास अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा k अपॉन c के बराबर, या अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट k अपॉन c के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हम जानते हैं we know that 1/v किसके बराबर होता है आपके पास c के बराबर होता है। ठीक है, सो 1/c इज इक्वल टू किसके बराबर होगा आपके पास, वो भी v के बराबर होगा, v इधर लगा तो c इधर लगा, इस 1/c की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे therefore equation first becomes अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट kv। क्यों, क्योंकि 1/c की जगह पे मैंने क्या लिख दिया v, तो यहाँ पे अंडर रूट k भी आएगा। ये लिखो आप या फिर ये लिखो आप, ये होता है आपका ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये कहता है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब कि अगर मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मैं उसमें क्या कर रही हूँ वॉल्यूम बढ़ाऊंगी, दैट इज मैं उसमें पानी ऐड करूंगी, पानी क्या करूंगी ऐड करूंगी। एसिडिक एसिड दैट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसमें मैं वाटर को ऐड करूंगी। अगर मेरे पास पहले जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड था उस पर अगर मेरे पास एक ही मोल डिसोसिएट हो रहा था या आयनाइजेट हो रहा था, अब अगर मैंने उसमें क्या कर दिया बहुत ज्यादा पानी ऐड कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, वहां पे क्या हो जाएगी ज्यादा आयन बनेंगे, तभी तो हम बोल रहे हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो बढ़ रही है। दैट इज पानी ऐड करने से, जब भी आप वॉल्यूम ऐड करते हो, वॉल्यूम इंक्रीज करते हो किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होती है बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, बिकॉज जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना उसका सपोज करो ये A पॉजिटिव है और B नेगेटिव है, ये मेरे पास क्या है वो वीक
ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जब हम पानी ज्यादा ऐड करते हैं तो पानी क्या आ जाता है, इन दोनों के बीच में आ जाता है, इन दोनों को सेपरेट कर देता है, इन दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देता है। तो क्या हो जाता है, ये अलग-अलग हो जाते हैं और आपके पास A पॉजिटिव और B नेगेटिव होता है, बनता है बस, ठीक है। इसका मतलब ज्यादा आयन जो है वो बन सकते हैं। दिस इज बेसिकली द डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर। वो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी है इसी सबस्टेंस की या वाटर की, मैं वाटर की अगर बात करें तो वाटर की, कि वो कितना आयंस को सेपरेट कर सकता है, वो उसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है उतनी उसकी सेपरेशन ऑफ आयन जो है, उसकी जो पावर होती है सेपरेशन आयन की, वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है। तो जब आप वाटर इसमें ऐड करते हो तो वो क्या करता है, इन दोनों आयंस के बीच की, इन दोनों के बीच में आ जाता है, इन दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देता है, इन दोनों को जो है वो डिस्टेंड कर देता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, जब हम ज्यादा पानी ऐड करेंगे, ज्यादा पानी ऐड करने मतलब हम वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ऑस्मोल डाइल्यूशन लॉ जो है, अगर हमें उसका जो है ये लिखना है, मतलब उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, in case of weak electrolyte at a given temperature, in case of weak electrolyte at a given temperature, the degree of ionization, is inversely proportional to the square root of concentration, to the square root of concentration, ठीक है। यहां से आप देख रहे हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ or directly proportional to the square root of volume of the solution, volume of the solution which contain 1 mole of electrolyte। क्योंकि मैंने शुरू से ही स्टार्ट किया था कि इसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की वो क्या है, वो 1 मोल है, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, लेकिन उस वॉल्यूम में क्या होगा, जो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन होगी इलेक्ट्रोलाइट की, वो कितनी है, वो 1 मोल है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोल डाइल्यूशन। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है दैट दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने जो है लीचर-ड्रेस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, हमने स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा, और हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऑस्मोल डाइल्यूशन का पढ़ा। नेक्स्ट वाले जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम जो है वो थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में